नमस्कार विद्यार्थियों। हम उषा प्रियमवदा द्वारा लिखी गई कहानी वापसी का अध्ययन कर रहे थे। कहानी की मुख्य समस्या और मूल संवेदना के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं बच्चों। कहानी का अध्ययन भी हम कर रहे थे। आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि कहानी का जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, वो परिवार से दूर रहकर नौकरी करते हैं, लेकिन अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जो समय है वो परिवार के बिना बिताया था। जीवन में अकेलापन उन्होंने भोगा था। अब वो सेवानिवृत्त होकर घर जाना चाह रहे हैं, घर जा रहे हैं और मन में इस बात की खुशी है कि अब उनके जीवन में अकेलापन नहीं रहेगा, परिवार के सदस्यों के बीच में रहेगा। और देखिए, जब वह घर आते हैं तो जैसा उन्होंने सोचा था कि परिवार के जो सदस्य हैं, बेटा है, बेटी है, बहू, पत्नी, सबको बहुत खुशी होगी, लेकिन जब वह घर पर आते हैं तो सबके चेहरे पर उन्हें उतनी खुशी दिखाई नहीं देती जैसा कि वो सोचकर आए थे। घर के सदस्यों के बीच में रहते हुए भी गजाधर जो है वो अकेलापन महसूस करते हैं। यहाँ तक कि पत्नी का व्यवहार भी उन्हें बदला हुआ नजर आता है। बच्चों को रोक टोक करना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपने बाबूजी को, यानी गजाधर बाबू को जो है वो अपनी स्वतंत्रता में बाधा समझते हैं। गजाधर बाबू स्वयं को समझाते हैं कि उन्हें रोक टोक नहीं करनी चाहिए, तो वह रोक टोक करना बंद भी कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से बैठक से उठाकर उनकी चारपाई को एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया गया, तब इस उपेक्षापूर्ण स्थिति में वे अपने जीवन में अकेलापन फिर से महसूस करने लगते हैं। पत्नी का बदला हुआ व्यवहार उनके इस अकेलेपन को और अधिक बढ़ा देता है। और देखिए क्या होता है कहानी में आगे, इसका अध्ययन अब हम करेंगे। इतने सब निश्चयों के बावजूद एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द है, कोई न कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा, तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौट कर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनमें भावों का अनुमान न लगा सकी। चुप, आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ निकली और आंचल से पहुंचती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था।
फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सक पका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सियानी लड़की। बात बीच में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। तो देखिए बच्चों, परिवार में तो आ जाते हैं, लेकिन उनका अकेलापन फिर भी दूर नहीं होता। पत्नी से भी वह आत्मीयतापूर्ण व्यवहार नहीं मिलता। बच्चे उनसे दुखी हैं, बच्चों को उनकी रोक टोक पसंद नहीं है, टोकना बंद भी कर देते हैं, तब भी बच्चे उनको अब सुना रहे हैं, उनको बाधा महसूस होती है बाबूजी से। और इस बात को गजाधर बाबू अब समझ रहे होते हैं, और यही कारण है कि फिर से वह चीनी मिल में नौकरी करने का मन बना लेते हैं। लेकिन अपनी पत्नी से एक बार फिर पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ चलेगी, तो पत्नी दबे हुए स्वर में मना सा करती है। गजाधर बाबू को बहुत हताशा होती है, निराश होते हैं और सोचते हैं कि क्या यह वही पत्नी है जिसकी यादों के सहारे मैंने पूरा जीवन बिता दिया। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे, और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौकी में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तो देखिए बच्चों, किस तरह से यह कहानी एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की मनोदशा को प्रकट कर रही है। आज भी यह समस्या हमारे समाज में हमें दिखाई देती है। वापसी कहानी की जो मूल संवेदना है वो नई और पुरानी पीढ़ी के वैचारिक संघर्ष की अभिव्यंजना से संबंधित है। इसकी कथा वस्तु रोचकता, गतिशीलता और नाटकीयता से परिपूर्ण है। कथानक का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ है। सेवानिवृत्त व्यक्ति की व्यथा कथा और उसके एकाकी जीवन का निरूपण बहुत ही संवेदनात्मक रूप से कथा लेखिका ने इसमें प्रस्तुत किया है। यह बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है बच्चों, हिंदी की। और देखिए, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, उनकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उनको आप ज़रूर याद कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। उम्मीद कर रही हूँ बच्चों कि उषा प्रेमवदा की यह कहानी आपको समझ में आई होगी, और इस कहानी में लेखिका ने क्या संदेश देना चाहा है यह भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।